राम्या एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी। राम्या का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। वो हर काम को बड़े चाव से प्लान किया करती थी। रोजाना जैसे वो एक ओपन टॉप कार में ऑफिस जाती थी, उसी ऑफिस में राम्या के साथ वरुण नाम का लड़का भी काम करता था। वरुण न केवल हैंडसम था बल्कि एक बुद्धिमान लड़का भी था और इसलिए राम्या उसे बहुत पसंद करती थी। इस बात को बिना देर किए वो वरुण को बताना चाहती थी। तो एक दिन वो उसके पास गई। वरुण, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ऑफिस के बाद प्लीज पार्क में मेरा वेट करना, मैं वहां कर तुमसे मिलूंगी, ठीक है? उस शाम वरुण पार्क में राम्या का इंतजार कर रहा था। तभी वो अपनी ओपन टॉप कार में आती दिखाई दी। अब बताओ, क्या बात करनी थी? मुझे तुमसे फ्रैंकली कुछ कहना था। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मुझे तुमसे शादी करना है। सुनकर वरुण बोला, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ राम्या, लेकिन तुम अमीर घर से हो और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के लिए सही होगा। ऐसी फीलिंग्स और डिफरेंसेस मत रखो। चलो आराम से शादी करते हैं, बाकी बातें बाद में देखेंगे। मेरे मॉम डैड मेरी कहीं किसी बात के लिए ना नहीं करते, मान जाओ ना प्लीज। उसने वरुण को शादी के लिए मना लिया और फिर कुछ दिनों बाद वरुण और राम्या की शादी भी हो गई। शादी के बाद वो अपने माँ बाप के यहाँ से ससुराल गई और घर देखकर हैरान रह गई। हे भगवान, ये घर है क्या है? मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकती। मुझे तुरंत वरुण को हमारे लिए एक नया घर लेने के लिए कहना होगा। वो तुरंत वरुण के पास गई। वरुण, इस घर में ना तो एसी है और ना ही फ्रिज, मैं इस घर में कैसे रहूं? मैंने तुमसे कुछ नहीं छिपाया था राम्या, सब बताया था कि हम एक मिडिल क्लास परिवार से। मुझे हाल ही में नौकरी मिली है राम्या, धीरे धीरे हम सारी चीजें खरीद लेंगे। इतने दिन मैं यहाँ नहीं रह सकती। चलो मॉम डैड से कहकर नए घर में रहेंगे, प्लीज। हम अलग रहेंगे तो माँ पापा के साथ कौन रहेगा? वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। राम्या, मुझे तुम्हारा ऐसा बोलना अच्छा नहीं लग रहा। मैं इस घर को और अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, ये मेरे लिए नामुमकिन है, समझी? उसने उससे कहा और एक तरफ चला गया। तब राम्या ने उससे बहस न करके इस तरह सोचा, अगर मैं इनसे नफरत करूंगी तो खुद ही अलग रहने के लिए कह देंगे मुझे। उसने सोचा। अगले दिन सुबह उसकी सास उसे जगाने के लिए आई। बहू राम्या, सुबह हो चुकी है, उठो और तैयार हो जाओ। राम्या उठी और मैं इस घर में ठीक से सो भी नहीं सकती। हे भगवान, ना ही पंखा है और ना ही एसी। मुझे नहीं पता कि ये लोग यहाँ कैसे रहते हैं, सच में। उसने कहा। ये सुनकर भी सास ने एक शब्द भी नहीं कहा। तुम नाश्ते में क्या खाना चाहोगी बेटा? अगर आप खाना बनाएंगी तो मैं एक निवाला भी नहीं खा सकूंगी। मैं खुद बना लूंगी अपने लिए, आप चाहिए ना। उसने सुभद्रा को जाने के लिए कहा। सुभद्रा के पति ने बाहर से सुन लिया और वो एक अमीर परिवार में पैदा हुई है, उसने ऐठ में ऐसा बोल दिया। तुम दिल पे मत लेना। हाँ सुभद्रा, मैं भी स्थिति को समझ सकती हूँ, लेकिन क्योंकि उसने मेरे मुंह पर इस तरह कहा, मुझे जरा खराब लगा जी। उसने दुख जाहिर किया और अपने काम में तल्लीन हो गई। राम्या ने शावर लिया और बाहर आते समय, क्या इस धरती पर कोई भी इंसान इस बाथरूम में नहा सकता है? इनके पास तो एक ढंग की बाल्टी भी नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कब तक रहना होगा यहाँ पर। ये कहते हुए वो उनकी रसोई में गई, लेकिन वहाँ उसे एक भी चीज नहीं मिली जिसकी उसे जरूरत थी। सासू माँ, एक बार इधर आओ। उसने सुभद्रा को बुलाया। वो तुरंत वहाँ आ गई। क्या हुआ बहू? इस घर में मुझे कोई चीज नहीं मिल रही और ये साफ भी नहीं है। ऐसे घर में हमारे घर के कुत्ते भी एक मिनट ना रुके, फिर मैं कैसे रहूं? यही बेहतर होगा मैं बाहर निकल जाऊं। जा रही हूँ। इतना कहकर वो बाहर चली गई। राम्या के ऐसे बर्ताव पर हर बार सास ससुर को चोट पहुंच रही थी, लेकिन उन्होंने अपना आपा नहीं खोया और उन्होंने राम्या से एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वो आए दिन उनका अपमान करने का कोई ना कोई कारण ढूंढती रहती थी। फिर एक दिन वो सीधे उनके पास गई और मैं आपका इतना अपमान कर रही हूँ, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? तब मोहन बोला, वरुण अकेला हमारा बेटा नहीं है, तुम भी हमारी बेटी हो राम्या। बस क्योंकि तुम एक अमीर परिवार से हो, इसलिए हम समझ सकते हैं कि तुमको इस घर में रहने में मुश्किल हो रही है, लेकिन हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। हम सारी बात सुन रहे हैं। अपने बच्चे कुछ कहे
तो माँ बाप को सुनना ही पड़ता है ना बहू? हाँ बेटी, हमने तुमको कभी बहू नहीं माना, हमेशा अपनी बेटी के रूप में देखा। सुविधाएं नहीं है इसलिए तुम छोड़ के मत जाओ, उन्होंने उससे विनती की। उन शब्दों को सुनकर राम्या आगे एक शब्द भी नहीं कह पाई। उसे बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि क्षमा मांगने का अधिकार वो खो चुकी है। उस समय वो वहां से चली गई, लेकिन अगले दिन से ही राम्या सारी बातों पर एडजस्ट करने लगी और फिर कभी उनका दिल नहीं दुखाया। निर्मला जी इंदिरानगर नामक स्थान पर रहती थीं। हालांकि उनका परिवार मध्यम वर्गीय था, उनके पास उनकी पुश्तैनी संपत्ति थी और एक दिन अचानक उन्हें उस संपत्ति को बेचकर 100 करोड़ की अच्छी कीमत मिल गई और वे करोड़पति बन गए। जो पहले सबसे मिलनसार थीं और जो था उसी में खुश रहती थी, वही निर्मला जी अब पैसा मिलने पर घमंडी हो गई और हर चीज में दिखावा करने लगी। एक दिन उनके पति यशोधर बाहर जा रहे थे तो उन्हें पुकारने लगे, अरे निर्मला, निर्मला। पापा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैं निर्मला नहीं रही, मुझे निम्मी करके मेरे निकनेम से बुलाओ। तुम मुझे अभी तक पुराने तरीके से क्यों बुला रहे हो? मुझे मेरे शॉर्ट एंड स्वीट नाम से पुकारो, प्यार से बोलो, निम्मी। तभी उनकी नौकरानी एक ट्रे में कॉफी लेकर आई। मैडम, आपके लिए कॉफी लाई हूँ। उसने कप आगे बढ़ाया तो निर्मला जी ने कुछ इस तरह डांटा, ये क्या है लक्ष्मी, कितनी बार कहूँ तुझसे, ऐसे सस्ते प्यालों में मुझे कॉफी मत दिया कर। मेरा बेटा जर्मनी से एंटीक कप लाया है और उस कॉफी पाउडर का इस्तेमाल कर जो मेरे पति सिंगापुर से लाए थे। जा और मुझे उन प्यालों में लाकर दे। अरे पता नहीं ये नौकरानियां अमीर घरों में काम करने के बाद भी अपनी घटिया मानसिकता क्यों दिखाती हैं। हाय रे मेरी किस्मत, पता नहीं बात को समझती क्यों नहीं है। तभी उसका पति बोल पड़ा, ये क्या है निर्मला, सिर्फ कॉफी के कप के लिए इतना नाटक? हद है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन सा प्याला है, टेस्टी होना चाहिए, बस काफी है। इसमें गलत क्या है जी? हमारे पास जो है हम उसका प्रदर्शन करेंगे, तभी तो लोग जानेंगे कि हमारे पास क्या है। जब उसने अपने पति से ऐसे कहा, इस घमंड के चलते गिर पड़ोगी, वो बड़बड़ाता हुआ चला गया। कुछ दिन हुए वो अपने बालों को डाई करने के लिए पार्लर जाने लगी थी और अपनी उम्र से कम दिखने की कोशिश कर रही थी। साथ ही महंगे से महंगी लिपस्टिक लगा और गहने पहन रही थी। जब सब कुछ ऐसे चल रहा था, एक दिन अचानक निम्मी जी बेहोश हो गई क्योंकि उनका शुगर लेवल बहुत बढ़ गया था। तब नौकरानी ने डॉक्टर को बुलाया और यशोधर को सूचना दी। डॉक्टर ने आकर उसकी जांच की। मेरी पत्नी को क्या हो गया डॉक्टर, वो अचानक कैसे बेहोश हो गई? उसकी तबीयत तो ठीक है। होंगी नहीं, अगर उनका शुगर लेवल इतना बढ़ जाएगा, लगता है फिर से मिठाई खा रही हैं। डॉक्टर ने उल्टा यशोधर जी को ही डांट लगा दी, इंजेक्शन दिया और वहां से चले गए। कुछ देर बाद में वो सामान्य हुई और अपनी आंखें खोली और जब उसे कुछ ठीक लगा तो यशोधर जी उन पर उबल पड़े। क्या तुम्हें कोई समझ है? जब तुम्हें डायबिटीज है तो मिठाई क्यों खा रही थी? यशोधर जी के इस तरह गुस्सा होने पर उन्हें कुछ समझ नहीं आया और अरे कल मैं किटी पार्टी में गई थी ना, जहाँ मिठाइयाँ बड़ी क्लासी थी, और अगर मैं सबका खाने में साथ नहीं देती तो सब यही सोचती कि मैं शुगर की मरीज हूँ, फिट नहीं हूँ। और आजकल तो फिट और फैशनेबल एक ही माने जाते हैं, इसीलिए खानी पड़ी। अब अब्बा, तुम्हारे इस दिखावे और ड्रामे से मैं आतंकित हूँ। क्या कोई अपनी सेहत को दांव पर लगाकर इस तरह ड्रामा करेगा? वो बड़बड़ाए और वहां से चले गए। इस तरह हर दूसरे दिन निम्मी जी और उनके पति में निर्मला जी के स्टाइल और दिखावे को लेकर झगड़ा या बहस होती रहती। जब ऐसे ही चल रहा था, यशोधर ने अपने इकलौते बेटे सूरज की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की रेखा से करवा दी। जब नई नवेली दुल्हन ने उनके घर में कदम रखा तो निर्मला ने उससे कहा, बात सुनो रेखा, हालांकि तुम हमारे स्टेटस की नहीं, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पिता और मेरे पति सहमत थे और क्योंकि हम उनके रिश्ते को बिगाड़ना नहीं चाहते थे, हम तुमको बहू बनाकर ले आए। लेकिन अब कम से कम ढंग की साड़ी पहनो, ऐसी मामूली साड़ी पहनकर मत घूमना घर में। हमारी बहू को कैसे रहना चाहिए? उसे घर में भी ऐसी साड़ी पहननी चाहिए जिसकी कीमत 50,000 से कम ना हो, याद रखो। इस तरह निम्मी जी ने अपनी बहू के सामने अपना घमंड दिखाया। अब तो सबके साथ बहू भी सास के दिखावे से परेशान हो रही थी, लेकिन बहू होने के कारण वो उसे कुछ कह नहीं पाती थी। मन ही मन उसे बहुत बुरा महसूस होता था। एक दिन निर्मला जी बोर हो रही थी तो अपनी बहू से कहने लगी, अरे रेखा,
हाल ही में मेरा बेटा एक इम्पोर्टेड बाइक लाया है, चलो हम दोनों उस पर बैठकर घूमने के लिए चलते हैं, चलो ना। वो सास की बात पर ना नहीं कह सकी और जब सास ने बाइक स्टार्ट की तो वो चुपचाप जाकर पीछे बैठ गई। तब सास बाइक चलाते हुए कहने लगी, अरे रेखा, ये इम्पोर्टेड बाइक्स में भी ब्रेक लगाना पड़ता है या ऑटोमेटिक चल जाती हैं? हाँ। निर्मला जी के ऐसे कहने पर रेखा चौंक गई और घबरा गई। उलझन में पड़कर बोली, ये क्या सासू माँ, इसका मतलब है आपको बाइक चलानी आती नहीं? नहीं, मैं तो एक आम स्कूटर भी चलाना नहीं जानती बहू, लेकिन ये इम्पोर्टेड बाइक है ना, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, ये अपने आप ही नियंत्रित हो जाएगी। ओह, मुझे नहीं पता आप मुझे कहाँ ले जाएंगी। मैंने पहले कभी किसी गाड़ी को नहीं चलाया है, इस इम्पोर्टेड बाइक को कैसे चलाना है कैसे बताऊं? शायद वो बटन दबाए ये बंद हो जाए। उसके कहने पर निर्मला जी ने स्विच दबाया तो गाड़ी और तेज रफ्तार से दौड़ने लगी और पीछे बैठी बहू हवा में लटक गई। सासू माँ, लगता है ये स्पीड का बटन था, आप उसे फिर से दबाओ, नहीं तो मैं गिर जाऊंगी। अरे मैं कोशिश कर रही हूँ करने की, इतनी स्पीड से तो मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन ये बटन तब क्यों नहीं रहा? वो घबरा गई और एक पेड़ से टकरा गई। बस दोनों सास बहू अस्पताल में अपने फ्रैक्चर्ड हाथ पैरों के साथ एडमिट थीं। तभी सास ने नर्स से पूछा, देखो नर्स, तुमने जो पट्टी लगाई है वो महंगी वाली है ना, सस्ती तो नहीं लगा दी तुमने मुझे? इससे बहू के गुस्से की सीमा नहीं रही। सासू माँ, वो जोर से सास पर चीखी। इस तरह सास के दिखावे ने दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया।